स्टूडेंट्स, दिस इज़ सूरज गंगवार। आई एम डिलीवरिंग लेक्चर ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और आज का जो टॉपिक है वो है कंप्रेशन मेंबर। व्हाट इज़ कंप्रेशन मेंबर? अ स्ट्रक्चर मेंबर विच इज़ डायरेक्टली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्स इज नोन एज कंप्रेशन मेंबर। मीन्स वह अवयव जिसके दोनों सिरों पर संपीड़न बल लग रहा हो तो वो कंप्रेशन मेंबर कहलाएगा या संपीड़न उपांग कहलाएगा। संपीड़न उपांग जो है वो कई प्रकार से होते हैं, जैसे एक कॉलम, स्ट्रट, पर्लिन या मेन राफ्टर। कॉलम जो होता है अ वर्टिकल मेंबर विच इज़ डायरेक्टली सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन फोर्स इज नोन एज कॉलम। मीन्स कोई भी अगर वर्टिकल कंडीशन में लगा हुआ है, यानी कंप्रेशन मेंबर अगर वो उसकी स्थिति जो है वो वर्टिकल है तो वो हमारा कॉलम कहलाएगा। वर्टिकल के अलावा किसी अन्य कंडीशन में है, जैसे वो किसी भी एंगल पर इंक्लाइंड है, झुका हुआ है या फिर हॉरिजॉन्टल होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, स्ट्रट। इस कंडीशन में ये क्या है, कॉलम। पर्लिन जो होता है वो रूफ ट्रस में आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर, जो जिसकी भी हमारा छत पड़ी होती है, जैसे कि एस्बेस्टस सीट वगैरह होती हैं या लोहे की चादरें पड़ी होती हैं, तो उनको मेन राफ्टर से पकड़ने के लिए एक एंगल सेक्शंस जो हैं वो यूज होते हैं, जिनको हम पर्लिन कहते हैं। ठीक है, अब आगे कंप्रेशन मेंबर को डिटेल में समझने के लिए कुछ हमारी टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम समझते हैं। एक है ये इफ़ेक्टिव लेंथ। इफ़ेक्टिव लेंथ यानी कि अनसपोर्टेड लेंथ विच कैन बी वकर्ड, यानी कि हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि वह अनसपोर्टेड लंबाई, कॉलम की वह अनसपोर्टेड लंबाई जिसके बकलिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक रहती हैं, तो वो हमारा क्या कहलाती है, इफ़ेक्टिव लेंथ कहलाती है। इफ़ेक्टिव लेंथ को डिटेल में पढ़ने के लिए इफ़ेक्टिव लेंथ जो है वो एंड कंडीशंस पर डिपेंड करती है। जैसे कि आप इसमें साइड में एक टेबल देख रहे हो, ये टेबल बनी हुई है, इसमें ये कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे कि इफ़ेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ हैंड्स बट नॉट रिस्टेन अगेंस्ट रोटेशन। मतलब हम इनको डायरेक्टली सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर कॉलम के दोनों ही सिरे जो हैं वो हिंज्ड हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये हिंज सपोर्ट है, दोनों ही कॉलम अगर हिंज्ड हैं तो उसकी जो इफ़ेक्टिव लेंथ होगी वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपका एक कॉलम है जिसके दोनों सिरे हिंज्ड हैं और इसकी जो लंबाई है वो एल है, तो उसकी जो इफ़ेक्टिव लेंथ है वो कितनी होगी, 1.00 इंटू एल, यानी कि एक्चुअल लेंथ के बराबर होगी। इफ़ेक्टिव लेंथ को हमने स्मॉल एल से डिनोट किया है, कैपिटल एल जो है वो हमारी एक्चुअल लेंथ है। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे जो कॉलम है, कॉलम के दोनों सिरों की जो स्थिति है, पोजीशन जो है वो तो एकदम से ही स्थिर है, जबकि वो रोटेशन के प्रति जो है वो स्थिर नहीं है, तो उस कंडीशन में उसकी एक्चुअल इफेक्टिव लेंथ एक्चुअल लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, तो ऐसी ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, वो कंडीशन आपको देखनी है किस कंडीशन में कितनी होती है, और ये टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, वो कंडीशन आप देखेंगे, जैसे कि जो भी कंडीशन है और उसके लिए इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है वो हम यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि बोथ एंड्स आर हिंज्ड, उसके लिए कितना है इफेक्टिव लेंथ, इक्वल टू एक्चुअल लेंथ। वन हिंज्ड अदर फिक्स्ड, उसके लिए इफेक्टिव लेंथ 0.8 एल। बोथ आर फिक्स्ड मीन्स 0.65 एल। वन फिक्स्ड अदर फ्री 1.2 एल। तो इस प्रकार से हमें कंडीशंस को पहचाननी है और फिर उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो इस टेबल को आपको याद कर लेना है, और किसके लिए कितना होता है वो यहाँ से आपको याद करना है। ठीक है, ये कंडीशंस आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं पे नहीं बल्कि आपका कंपटीशन में भी कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको सही से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आगे हम आप बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा स्लेंडरनेस रेशियो, जिसको हम हिंदी में तनुता अनुपात कहते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो इफेक्टिव लेंथ और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर होता है, जिसका फार्मूला आप यहाँ पे देख रहे हैं, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। आर मिनिमम क्या है यहाँ पे, एल इफेक्टिव जो है वो इफेक्टिव लेंथ जो भी हमने पीछे डिस्कस की थी, आर मिनिमम है मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन या न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, और लैम्डा सिलेंडरनेस रेशियो, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको हमने लैम्डा से डिनोट किया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है,
स्लेंडरनेस रेशियो ज्ञात कर लेंगे। लेकिन आप बात कर रहे होंगे कि हम आर मिनिमम कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या या मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे ज्ञात करेंगे। तो आर मिनिमम का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट आई मिनिमम अपॉन ए जी। आई मिनिमम क्या होता है, आई मिनिमम आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, जो आपने शो में खूब अच्छे से निकाली होगी। एक्स अक्ष के परितः जो आपने आई निकाला होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया होगा, बाई अक्ष के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला होगा। इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो हम आई मिनिमम ही यूज करेंगे आर मिनिमम निकालने के लिए। ए जी जो है वो हमारा कॉलम का क्रॉस सेक्शनल का क्रॉस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम आर मिनिमम निकाल लेंगे। अब आप देखिए जो हमारा लैम्डा होता है वो सीधे से पता चल रहा है किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक तो एंड्स कंडीशन पर, क्योंकि एल इफेक्टिव होता है, जो कि इफेक्टिव लेंथ यानी प्रभावी लंबाई किस पे डिपेंड करती है, एंड्स कंडीशन पे। और दूसरा क्या है, ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन, क्योंकि जो हमारा सेक्शन की ज्योमेट्री होगी उसकी जो आई है वो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए जो हमारा IS कोड है उसने एक टेबल दी है। जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो उसकी जो लिमिटेशंस है कि किसी कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो जो है वो इन वैल्यूज़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और आपके जब डिज़ाइन करेंगे तो उसमें ये टेबल का आपका यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, कॉलम के लिए अगर कॉलम पे डेड लोड और लाइव लोड लगा हो तो इस कंडीशन में ऐसे कॉलम की जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो 180 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर कॉलम जिस पे डेड लोड, विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड आ रहा हो तो उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो है 250 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर कॉलम पर डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड ये लग रहा हो तो उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो है 350 से अधिक नहीं होना चाहिए। और स्ट्रट के लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो रहता है वो 180 से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि कॉलम का सिलेंडरनेस रेशियो जितना कम होगा कॉलम उतना ही स्ट्रेंथ होगा। जैसे जैसे सिलेंडरनेस रेशियो बढ़ता है कॉलम की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर, यानी कि पी से कैपिटल पी से डिनोट किया गया है, जिसका फार्मूला होता है P इक्वल टू सिग्मा ए सी इंटू ए जी। सिग्मा ए सी क्या है आपका, कंप्रेसिव परमिसिबल एक्सियली कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, एक्सियली परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। एजी क्या है आपका, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेंबर। अब बात आती है कि हम सिग्मा एसी इसको निकालेंगे कैसे, स्ट्रेंथ निकालने का जो प्रोसीजर। तो देखिए प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ, तो स्टेप 1 क्या है हमारा, फाइंड द आई मिनिमम। आई मिनिमम कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि आई मिनिमम कैसे निकालते हैं, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकालेंगे सेक्शन का। उनमें जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारा, इन दोनों में से जो भी कम वैल्यू होगी वही हम वैल्यू यूज करेंगे जिसको हमने आई मिनिमम माना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मानना है, आई मिनिमम निकालेंगे। दूसरे स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में फाइंड द आर मिनिमम, फिर हमें आर मिनिमम निकालना है। ये फार्मूला देख रहे हो, आर मिनिमम इक्वल टू आई मिनिमम अपॉन ए जी। आई मिनिमम अभी हमने फर्स्ट स्टेप में ज्ञात की थी। ए जी क्या है, जो हमारा कॉलम दे रखा होगा उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है वो हम निकाल लेंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट करके आर मिनिमम निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप में क्या है, फाइंड द लैम्डा। लैम्डा क्या है, सिलेंडरनेस रेशियो, और इसका फार्मूला क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाला था, यानी कि फर्स्ट स्टेप एल इफेक्टिव हमारा क्वेश्चन में कंडीशंस के आधार पर हमने पहले पढ़ा था, कंडीशंस के आधार पर एल इफेक्टिव हम ज्ञात कर लेंगे टेबल से, जो भी हमने पीछे ये वाली जो टेबल पड़ी थी इफेक्टिव लेंथ वाली। और फिर आर मिनिमम भी हमने पिछले स्टेप से ज्ञात किया था, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके लैम्डा निकाल लेंगे। फिर फोर्थ स्टेप होगा हमारा डिटरमाइन सिग्मा ए सी, जो कि डिपेंड करेगा हमारा लैम्डा की वैल्यू पर। और लैम्डा की वैल्यू जो है वो टेबल आपकी बुक में स्टील टेबल में दे रखी होगी। सिग्मा ए सी के आधार पर जितना भी आपकी सिग्मा लैम्डा की वैल्यू आ रही है, लैम्डा की वैल्यू के आधार पर सिग्मा ए सी का मान हम जो है वो ज्ञात कर लेंगे। और फिर फाइनली हमारा जो स्ट्रेंथ निकालने का फार्मूला होता है, इसमें सिग्मा ए सी अभी हमने यहाँ से जो ज्ञात किया था, ए जी हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, उनके आधार पर यहाँ पर हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात हो जाती है। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं स्ट्रेंथ निकालने का। तो देखिए क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ कॉलम हैविंग ज्योमेट्रिकली ऑफ क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल आई सेक्शन हैज एज शोन इन फिगर, इट इज इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन एंड रिस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम इज 3.2 मीटर।
ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। ये चित्र दिया हुआ है, ये कोई हमारा आई सेक्शन है, सिमेट्रिकल आई सेक्शन है। इसमें एंड्स कंडीशन हमारी दे रखी हैं, एंड्स कंडीशन ये सिमेट्रिकली जो सेक्शन है वो हमें दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है हमारा कि अनसपोर्टेड लेंथ जो है वो कॉलम की 3.2 मीटर है, और आपको पता है हमारी जो इफ़ेक्टिव लेंथ होती है वो क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ ही होती है, यानी कि वह अनसपोर्टेड लेंथ जिसके बकलिंग होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है वही हमारी इफ़ेक्टिव लेंथ, प्रभावी लंबाई कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे एंड्स कंडीशन भी हमें दे रखी है। चलिए फ़िलहाल हम स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो देखिए स्ट्रेंथ निकालने का जो फार्मूला वो सब प्रोसीजर था वो अभी हमने पीछे पढ़ा था। पहला स्टेप क्या है, फाइंड द आई मिनिमम। आई मिनिमम कैसे निकालेंगे, आई एक्स एक्स ज्ञात करेंगे, आई वाई वाई ज्ञात करेंगे, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो हमारा आई मिनिमम मान लिया जाता है। तो देखिए आई एक्स एक्स इससे पहले हमने शो में बहुत अच्छे से ज्ञात किया होगा। ये क्या है, हम इसको एक सिमेट्रिकली मान लेते हैं पूरा, यानी कि ये क्या हो गया, एक हमारा जो रेक्टेंगल है हमने क्या माना, इसको पूरा एक रेक्टेंगल मान लेते हैं। मीन्स मैं आपको इसको बहुत अलग से बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। देखिए आई मिनिमम कैसे ज्ञात करेंगे, अभी आपने देखा था कि ये हमारा कोई आई सेक्शन बना हुआ था जिसकी ये क्या डायमेंशंस थी, 100 mm, ये 20 mm थी, ये 80 mm यहाँ से यहाँ तक थी। ठीक है, ये भी 20 थी और ये भी 100 थी। तो हमने क्या किया, हमने इसको पूरा एक बॉक्स मान लिया। पहले हमने क्या माना, ये पूरा एक बॉक्स मान लिया। तो ये क्या है, एक प्रकार से रेक्टेंगल हो गया, और रेक्टेंगल का हमारा जो आई एक्स एक्स निकालते थे तो एक्स एक्स के परता हमने ये एक्स एक्स है, तो इसके परता क्या होता है, बी डी क्यूब अपॉन 12। तो यहाँ पे इसकी बी कितनी हो गई बॉक्स की, 100। डी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक निकाली, देखिए 80 तो यहाँ से यहाँ तक है, 20 ये ऐड होगी, 20 ये ऐड होगी, कितनी हो जाएगी 120 का क्यूब अपॉन 12। अब जो कि हमारा जो सेक्शन है वो पूरा इस प्रकार से तो नहीं है, उसमें से ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो हमें माइनस करनी पड़ेगी, इतनी और इतनी वाली ये वैल्यू जो है वो हमें, ये वाली वैल्यू जो है वो हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो इसमें से हमने क्या किया, माइनस। अब इसकी देखेंगे ये बी कितनी है हमारी, तो आप देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 100, 100 में 20 माइनस कर लो तो कितना बचा 80, 80 में से आधा कर लो तो कितना बचा 40, इधर बचा 40, इधर बचा। या हम सीधे से कह सकते हैं कि 80 ही कर लिया, 80 और ये वाली वैल्यू कितनी है 80 का क्यूब अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लिया तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई आई एक्स एक्स, देखो ये निकल के आ गया, आई एक्स एक्स की वैल्यू ये फाइंड हमने कर ली। ठीक है, सिमिलरली जब हमने आई बाई वाई जब ज्ञात किया तो आई बाई वाई देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। ये हमारी कोई बाई अक्ष होगी, यहाँ से हमारी ये कोई बाई अक्ष है, ये मान लीजिए ये बाई अक्ष है। तो इस पर हमने क्या ज्ञात किया, पहले एक सेक्शन हमने ये मान लिया। ठीक है, तो इसका देखिए क्या होगा, अब बाई अक्ष पे जब हम ज्ञात करते हैं तो आता है हमारा डी बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे डी क्या चीज़ हो गया, डी इंटू बी क्यूब। डी कितनी है 20 इसका, यानी कि तो हमने क्या लिख दिया 20 इंटू बी क्यूब, यानी कि ये हो गया हमारा बी। यानी कि देखिए मतलब सिमिलरली आप ऐसे समझिए, आई एक्स एक्स क्या होता है हमारा बी डी क्यूब अपॉन 12, और आई बाई वाई अक्ष पे जब हम निकाल रहे होते हैं तो बाई अक्ष पे हमारा क्या होता है डी इंटू बी की क्यूब अपॉन 12। तो देखिए वही तो हमने किया है, यहाँ पे क्या था हमारा पूरा b यानी कि 100, b यानी कि 100, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिखा 100 इंटू डी कितनी है हमारी, यहाँ से देखो 80 ये हो गई, +20 +20 120, यही तो किया है अपॉन 12। अब क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिक नहीं है तो इतना जो है वो वैल्यू हमें माइनस करनी थी, वो हमने यहाँ से ये माइनस कर दी। जब आई वाई वाई की बात करें तो हमें देखिए कैसे निकालेंगे 20, यानी कि अब इसमें क्या हो जाएगा डी बी क्यूब, यानी कि तो यहाँ पे डी कितनी है इस वाले सेक्शन की, डी 20, देखो 20 लिखी है। इसके बाद बी कितनी है हमारी 100 का क्यूब अपॉन 12 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि एक सेक्शन हमारा एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, तो इंटू 2 कर दिया। प्लस अभी ये वाला बचा है, तो इसकी देखो ये वाला बचा है, अब इसकी देखिए इसकी बी कितनी है, बी है हमारी 20, तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे डी बी क्यूब करना है ना, तो डी कितनी है इसकी 80 और बी कितनी है 20 का क्यूब अपॉन 12, इसको ऐड कर लिया तो इसका ये आ गया। अब हम देख रहे हैं आई बाई वाई की वैल्यू जो है वो इतनी है 33 86 666, और इसकी जो वैल्यू है वो 109 86 666, यानी कि मिनिमम कौन सी है, जो आई बाई वाई की वैल्यू है, आई मिनिमम कौन सी है, आई बाई वाई के बराबर, यानी कि ये। तो आई मिनिमम की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली।
स्टेप सेकंड आता है आर मिनिमम ज्ञात करने का। आई मिनिमम अभी हमने पिछले स्टेप से ज्ञात की थी वो वैल्यू। अब ए जी की अगर हम बात करें तो देखिए ए जी कितना आएगा। देखो ये जो मेंबर है आई सेक्शन दिया हुआ है तो इनको हमने अलग अलग मेंबर मान लिया। एक मेंबर ये हो गया, 2 3 मेंबर, तो इनको अलग अलग देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा 100 × 20। देखो भाई तो है ए जी 100 × 20, देखिए 100 × 20 इसका एरिया मिल गया 100 × 20। अब 2 हैं क्योंकि एक ये है एक ये है, दोनों उसके साइड सेम है, ये हो गया प्लस 80 × 20, एक ये बचा तो इसका भी एरिया निकाल लिया 80 × 20, तो हमारा यहाँ से लेकर के इसका एरिया ये मिल गया। दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमारा ए जी मिल गया 5600। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो हमारा आर मिनिमम निकल के आ गया 24.59 mm²। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लैम्डा ज्ञात करना। लैम्डा का फार्मूला यानी सिलेंडरनेस रेशियो ज्ञात करना। फार्मूला क्या है, एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। एल इफेक्टिव क्वेश्चन में दे रखा है द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम इज 3.2 मीटर। और देखिए इफेक्टिव लेंथ में हमने क्या कहा, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, यानी कि कॉलम की वह अनसपोर्टेड लेंथ जिसकी बकलिंग होने की चांसेस रहते हैं वो हमारी इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। तो वो अनसपोर्टेड लेंथ ही तो हमारी इफेक्टिव लेंथ है। तो अनसपोर्टेड लेंथ यानी कि क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम, द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम इज़ 3.2 मीटर, यानी कि इफेक्टिव लेंथ हमारी कॉलम की कितने 3.2 मीटर या हम कहें 3200 mm। अब लैम्डा की वैल्यू जो है हमने वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर ली, यानी लैम्डा क्या है स्लेंडरनेस रेशियो, एल इफेक्टिव की वैल्यू इंटू आर मिनिमम जो अभी हमने पिछले स्टेप में ज्ञात की थी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट की और हमने क्या कर लिया लैम्डा ज्ञात कर लिया। अब स्टील टेबल से हमारा स्टेप 4 होता है फाइंड द सिग्मा एसी ऑन द बेस ऑफ लैम्डा फ्रॉम आईएस कोड, या स्टील टेबल से हम जो है सिग्मा एसी की वैल्यू लैम्डा के बेस पर ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने स्टील टेबल देखी और स्टील टेबल में 130 के लिए सिग्मा एसी का मान 57 न्यूटन पर mm² दे रखा है, 140 के लिए जो है 51 न्यूटन पर mm² दे रखा है, जबकि हमारा लैम्डा की वैल्यू आ रही है 130.13 के लिए। तो इसके लिए जो सिग्मा एसी की वैल्यू है वो एग्जैक्टली कितनी होगी वो हम इंटरपोलेशन मेथड से निकालते हैं। तो देखिए सिग्मा एसी यानी कि फॉर लैम्डा इक्वल टू 130.13 यानी कि 130.13 सिलेंडरनेस रेशियो के लिए सिग्मा एसी का मान हम कैसे निकालते हैं, यानी कि जो आपका 130 के लिए है उसमें से माइनस जो बड़ा वाला है 57 - 51 बटे इन दोनों का डिफरेंस और इनटू जितने का ये दे रखा है उसमें से ये वाली मिनिमम वाली वैल्यू ये हमने माइनस कर दी, इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा सिग्मा एसी की वैल्यू जो है वो हमने इंटरपोलेशन द्वारा यहाँ से निकाल ली जाती है। ठीक है, ये निकालने के बाद स्टेप 5 आता है आपका जो कि आएगा स्ट्रेंथ निकालने का। स्ट्रेंथ का फार्मूला आपको पता है, सिग्मा एसी अभी हमने ये ज्ञात किया था और ए जी अभी हमने पिछले स्टेप में ज्ञात किया था। ए जी हमने ये ज्ञात किया था क्रॉस सेक्शनल एरिया, वैल्यू पुट करके यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ निकल के आ गई इतने न्यूटन। ठीक है, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।